गुड मॉर्निंग सर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म के बारे में। इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो होने वाला है। झूठ बोल रहा है। बहुत कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं नेशनलिज्म के बारे में, लिबरल्स के बारे में, ट्रीटी ऑफ वियना, नेपोलियन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन, देन अलग अलग स्टेट्स कैसे मिलकर के एक नेशन बनी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो जब हम नेशन की बात करते हैं, जब आपसे बात की जाती है भारत के बारे में, तो सबसे पहली इमेज जो आपके दिमाग में आती है वो आती है तिरंगे के बारे में, या भारत का मैप, या एक भारत माता की तस्वीर जो बचपन से हमें मूवीज में स्टैच्यूज की फॉर्म में या बुक्स में दिखाई जाती है। जो स्टैच्यू है वैसी तो कोई लेडी रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती थी कभी भी, तो वो एक इमेजिनरी स्टैच्यू है, एक इमेजिनरी तस्वीर है जो आपके नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है। तो इसे बोलते हैं किसी भी नेशन का पर्सोनिफिकेशन कर देना। इतनी अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं, थोड़ा बोलने में हाथ तंग है। बास्टर्ड। क्या बोला? बास्टर्ड मतलब बड़ा स्टर्ड। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी नेशन को या किसी भी चीज को एज अ पर्सन ट्रीट करना। जैसे इंडिया के लिए भारत माता की तस्वीर बनाई गई, और कुछ कार्टून्स में आपने देखा होगा कि सब्जियां बोलती हैं, इंसानों की तरह चलती हैं, बात करती हैं, तो वो सब्जियों का पर्सोनिफिकेशन है। आजकल कार्टून्स में आप देख रहे हैं कि कोरोना को चलता हुआ दिखाया जाता है, आंखें होती हैं, मुंह होते हैं, तो वो कोरोना का पर्सोनिफिकेशन है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाए, आपको जल्दी से समझाया जा सके। तेरे हाथों पे बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार, मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। हर नेशन को विजुलाइज करने के लिए अलग अलग तरह के सिंबल्स, अलग अलग तरह की एलिगरीज बनाई जाती हैं ताकि नेशन को विजुलाइज किया जा सके। तो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज के अंदर जो एलिगरी है वो फीमेल फिगर के फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे भारत में भारत माता की तस्वीर बनाई जाती है, बांग्लादेश में बंगला माता की तस्वीर बनाई जाती है, अर्मेनिया के अंदर मदर अर्मेनिया होती है, बुल्गारिया में मदर बुल्गारिया है, जॉर्जिया में मदर ऑफ जॉर्जिया है, फ्रांस के अंदर मेरियन की तस्वीर बनाई जाती है। इस तरह से जर्मनी में जर्मेनिया एज अ फीमेल एलिगरी यूज किया जाता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आपको याद होगा कि जो आर्टिस्ट लिबरलिज्म को या जस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स बनाए थे। But I don't know nothing. 9th क्लास में आपने देखे होंगे कि बंडल ऑफ रॉड्स बनाया जाता था जो सिंबलाइज करता था यूनिटी को। रेड कैप होती थी जो कि जो बॉन्डेड लेबर होती थी वो वियर करते थे, जो सिंबलाइज करता था कि ये लोग फ्रीडम चाहते हैं। ब्रोकन चेन का सिंबल बनाया गया था जो रिप्रेजेंट करता था कि जो बॉन्डेज लेबर है उनको फ्रीडम मिल चुकी है। तो इस तरह से चीजों को सिंबलाइज किया जाता है, चीजों का पर्सोनिफिकेशन किया जाता है ताकि नेशन को या चीजों को इजीली विजुलाइज किया जा सके। इस तरह से 19th सेंचुरी में फ्रांस में भी फीमेल एलिगरी को लाया गया जिनका नाम था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? नाम बता उसको। पद्मिनी, शंखनी, मोहिनी। अबे रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा। क्रिस्टन मेरियन। तो मेरियन कोई लेडी नहीं थी, कोई रियल लेडी नहीं थी, सिर्फ एक इमेजिनरी तस्वीर बनाई गई उनकी। ये क्या है? पेंटिंग है क्या? ओह, किस चीज की पेंटिंग है ये? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? वो घास तो घोड़ा खा गया ना। तो घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाई? सही बात है, सही बात है। चला गया। हम चलते हैं। थैंक यू। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, घास एक बार फिर उगेगी ना तो घोड़ा अपने आप वापस आ जाएगा। क्रिस्टन मेरियन बहुत पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, तो वहीं से उनका नाम लिया गया। तो जो मोस्ट पॉपुलर आइडियोलॉजी उस समय चल रही थी, लिबरलिज्म और रिपब्लिक, उसी को लेकर के मेरियन की तस्वीर बनाई गई जिसमें यूज किए गए रेड कैप, ट्राई कलर और कोकेड। ये सारे सिंबल्स उस समय रिवॉल्यूशन के टाइम पे यूज किए गए थे। इन तस्वीर को, इन स्टैच्यूज को जगह जगह पर, चौराहों पर लगाया गया, सिक्कों पर लगाया गया, स्टाम्प्स पे लगाया गया ताकि लोगों को नेशनल सिंबल रिमाइंड कराया जा सके। सिमिलरली जर्मन के अंदर जो फीमेल एलिगरी बनाई गई
वो बनाई गई जर्मेनिया। बाबू भैया चुप ना, नाम नहीं लेने का। तू समझा श्याम? ये राजू बराबर बोलता है, किसी का नाम नहीं लेने का हो। तो उनके विजुअल रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने ओक लीव्स को यूज किया, जो कि रिप्रेजेंट करती थी हीरोइज्म को। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन की, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म तो आप इस चैप्टर की शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अपने देश से प्यार करना, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस कर जाना, अपने देश को सबसे अच्छा मानना। उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की फांसी लगा देते। लेकिन नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में थोड़ा सा फर्क है। इंपीरियलिज्म का मतलब तब जब किसी कंट्री को अपनी पावर पे घमंड हो गया, उसको लगता है कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ और बाकी छोटी कंट्रीज को, या जो कम पावरफुल कंट्रीज हैं या कम पावरफुल नेशन हैं, उनको उसके अंडर में रहना चाहिए। जैसे इंग्लैंड का केस आपने देखा था, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के अंदर, कि जैसे ही इंग्लैंड पावरफुल हुआ, उसने अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कॉटलैंड से ट्रीटी साइन की, स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया, वेल्स पे कब्जा कर लिया, देन नदर्न आइलैंड पे कब्जा कर लिया, और फिर ब्रिटेन ने अलग अलग कॉलोनीज पे रूल करना शुरू कर दिया, जिसमें इंडिया भी आता था। तो ये होता है इंपीरियलिज्म, कि आप अब छोटी कंट्रीज को दबा के रखें, उन पे रूल करना शुरू कर दें। तो इसी तरह की एक केस स्टडी आपकी बुक में डिस्कस की हुई है, जो कि आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन भी बनी। केस स्टडी है बाल्कन के बारे में। तो बाल्कन्स कोई एक कंट्री नहीं है, कोई एक नेशन नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स को मिलाकर के बाल्कन्स कहा जाता है। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यूरोप और एशिया बॉर्डर से लगा हुआ बहुत सारा ज्योग्राफिकल रीजन है। आज जहाँ पर आज के समय में बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएटिया, इस तरह की कंट्रीज हैं। पहले 1871 के आसपास इस रीजन पे ऑटोमन एम्पायर का रूल चलता था। लेकिन मैंने उसको नहीं देखा ना, इसका मतलब वो नहीं है। और मैंने जिसको नहीं देखा है ना, वो है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। तूने जापान देखा है? नहीं। तो मतलब जापान नहीं है ना? तो बाय द टाइम आप देख ही रहे कि पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म और रिवोल्यूशन चल रहा था। तो धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा, लोगों के अंदर नेशनलिज्म और रिवोल्यूशन की फीलिंग स्ट्रांग हो गई। जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा, तो लोगों ने जो एक जैसे कल्चर वाले रीजन को या एक जैसे ग्रुप वाले रीजन को ऑटोमन एम्पायर से फ्री करा करके एक सेपरेट नेशन बना लिया। तो इस तरह से उस रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे नेशन बन गए। बाल्कन रीजन के अंदर जो छोटी छोटी नेशन बने थे, इन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया ताकि अपनी टेरिटरीज को बढ़ा सकें, अपना रीजन बढ़ा सकें। तो ये बहुत सीरियस टेंशन वाला रीजन हो गया था बाल्कन। लेकिन यहाँ तक भी ठीक था, चलो छोटी छोटी कंट्रीज थी, आपस में लड़ रही थी, जैसे घर के बाहर बच्चे लड़ते हैं उस तरह से। लेकिन थोड़े टाइम बाद जो यूरोपियन पावर्स थी, जो मेन यूरोपियन पावर्स थी, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये इन लोगों ने भी इस रीजन में आकर के इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। इसको ऐसे समझ लें कि जब तक छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उन बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए तो लड़ाई सीरियस हो जाती है। उसी तरह से ये बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स अब इस रीजन में आ गई और अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी। रीजन वही था कि सबको अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था, जितना एक्सपेंशन होगा उतनी ही पावर रहेगी। तो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग बाल्कन्स एरिया को सपोर्ट करना शुरू किया, जिसके थ्रू बाद में क्लैशेस बढ़ने लगे। अलग अलग पावर्स में क्लैशेस हुए और यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हुई। तो आंटी आई, जमीन में पोछा मारो, बोलती क्यों? मैं बोला बेहोश होना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर लगभग 1914 के आसपास बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया यूरोपियन पावर्स ने। कॉलोनाइज का मतलब कि उन कंट्रीज पे यूरोपियन पावर्स का रूल चलता था, है ना, जैसे इंडिया पे इंग्लैंड का रूल चलता था, उसी तरह से। तो ये दिखाता है कि जो भी बड़ी पावर्स थी वो इंपीरियलिस्ट होने लगी। इनकी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज की जो फोर्सेस थी उनको इंपीरियल फोर्सेस कहा गया। तो अब जो छोटी छोटी कॉलोनीज थी उन्होंने इंपीरियल डोमिनेशन का अपोज करना शुरू कर दिया। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स शुरू किए गए, एंटी इंपीरियल फोर्सेस बनी जिन्होंने
कॉलोनीज के अंदर नेशनलिज्म की या नेशन स्टेट की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया और धीरे धीरे नेशन स्टेट का आइडिया यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर दिया गया। जो कॉलोनीज थी उन्होंने खुद को फ्री करा करके एक सेपरेट नेशन बना लिया। तो थियोरेटिकल पोर्शन आपका खत्म हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।